हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम क्लास 10 के लिए सेट पेपर लेके आए हैं। जो सब्जेक्ट है हिंदी। ये जो है 2024 से 25 सेशन वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट रहता है सेट पेपर। इसमें सेट पेपर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चन है मैच करते हैं। लगभग में 90% जो है क्वेश्चन सेट पेपर से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो खंड क में है एक गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें जो है गद्यांश को पूरा अच्छा से पढ़ लेना है। जैसे चलिए हम लोग साथ में पढ़ते हैं। इसमें है स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सही बात है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसको हम लोग अच्छे से पहले पढ़ेंगे, क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। पहले अच्छा शांति दिमाग से पहले पढ़ लेना है, उसके बाद जो है हम लोग को क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ बोला गया है स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वस्थ मतलब क्या होता है, मेरा शरीर जो है अच्छा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अच्छा खाना खाना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये नहीं कि एकदम पूरा भर भर के खा रहे हैं और सो रहे हैं तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। ये नहीं कि बस खा रहे हैं तो मेरा स्वास्थ्य सही से रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को समय पर काम भी करना चाहिए, सारे कुछ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, खेलना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। चलिए आगे देखते हैं। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम। संतुलित आहार यानी कि पेट भर खाना खाना चाहिए। नियमित व्यायाम, वही बोले व्यायाम मतलब क्या होता है, योगा करना। ठीक है, व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ हैं। यानी कि जितना भी है हम लोग का जो सोने का टाइमिंग है 6 घंटा 8 घंटा, उतना जो है हम लोग को सोना जरूरी है। तभी जो है हम लोग का स्वास्थ्य सुंदर और अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त तनाव से जो है बचना, सकारात्मक सोच रखना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। सकारात्मक मतलब अच्छे अच्छे चीज़ों को सोचना। ठीक है, नहीं कि बुरी बात इधर उधर का बात हम सोचेंगे तो उसमें जो है हमारा शरीर जो है या तो मेरा स्वास्थ्य जो है खराब होने लगता है। जैसे कुछ हम टेंशन ले लेते हैं, लगता है कि हम कुछ भी टेंशन, पढ़ाई का टेंशन या कुछ भी टेंशन, तो उसमें जो है हमको टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करना है। नहीं तो टेंशन ले लिया कि अरे इतना बोझ है, हम कैसे पढ़ पाएंगे, तो ये सब फालतू है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन ना लेकर हम सोच लेंगे कि हमको पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जितना हम सोचने में समय देंगे उतना अच्छा है कि हम बैठ के पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज भी भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी कि अपना स्वास्थ्य को सोचते हैं कि बहुत सारा काम है, हम जा रहे हैं ये काम करने, वो काम करने जा रहे हैं, खाना खाएं तुरंत बस निकल दिए काम के लिए। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करना चाहिए, बैठना चाहिए 5 मिनट 10 मिनट। ठीक है, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 1 में पूछा गया है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। ऑप्शन बी में है केवल व्यायाम और खान पान। ऑप्शन सी में है तनाव और सकारात्मक सोच। और ऑप्शन डी में है शारीरिक और मानसिक आराम। तो हम लोग क्या पढ़े, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। सॉरी 1 मिनट टिक लगा देते हैं। ठीक है, सॉरी वेट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। स्वास्थ्य का जो है सीधा संबंध किससे है, सामाजिक जीवन से। ए में है सामाजिक जीवन से, बी में है दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। ऑप्शन नंबर सी है धन संपत्ति से और ऑप्शन नंबर डी है भाग दौड़ भरी जिंदगी से। तो स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है,
तो हम लोग क्या पढ़ें, दैनिक कार्य और उत्पादकता से, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा बी। अब है आगे क्वेश्चन नंबर 3, तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तो तनाव से बचने के लिए हमें जो है गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है, अधिक काम करना, सकारात्मक सोच रखना, या पर्याप्त खाना खाना, या देर रात तक जगना। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि सकारात्मक सोच रखना, हमेशा जो है अच्छा सोचना, ठीक है। कैसे हो जाता है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। ऑप्शन ए में है शांति और सुकून, बी में है दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा, सी में है बेहतर उत्पादकता, डी में है अधिक ऊर्जा प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा भाग दौड़ करने से, ठीक है। आगे हम लोग का फिर से एक गद्यांश पूछा गया है, उसमें फिर गद्यांश नहीं है, पद्यांश है। ये जो है एक गद्यांश था, अब हम लोग का पद्यांश पूछा गया है, उसमें अब हम लोग पढ़ेंगे फिर से और इसका भी हम लोग जवाब देंगे। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। आगे वह स्नेह का सागर, करुणा की धारा, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार। संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, जब हम संघर्ष करते हैं तब तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये नहीं कि सोए रहते हैं दिन भर रात भर, तो क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं। आगे हर बाधा को वह सरलता से हारी, कोई भी जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग आसानी से या तो कुछ मेहनत करके ही हम लोग उसको थोड़ा आसान करते हैं। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर, नारी के बिना जो है जीवन अधूरा है। सम्मान दो नारी को, पहचान दो, यानी कि यहाँ कहा गया है कि नारी को जो है सम्मान देना है, पहचान दो, ठीक है, पहचान देना है। उसके स्वप्नों को भी उड़ान दो, यानी कि जो भी उनका सपना है उसको पूरा करने दो। नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, नारी जो प्रकाश का मतलब होता है उजाला, ठीक है, नारी है जीवन, उससे ही है यह जगत संपन्न। चलिए तो अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है, समाज या सृष्टि या शिक्षा या राजनीति। तो क्या है अधूरी है हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, सृष्टि, है ना। क्या हो जाता है भाई, चलो चलिए नहीं मिट रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा 5 का बी। 6 में है नारी को किसका प्रतीक बताया गया है, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है, संघर्ष और क्रोध। ए में है संघर्ष और क्रोध, बी में है समर्पण, साहस और धैर्य, सी में है शक्ति और सत्ता, और डी में है सुंदरता और कला। क्या नारी को किसका प्रतीक बताया गया है, सुंदरता और कला, कि उसके पास सुंदर है, कला है, नहीं, संघर्ष और क्रोध। तो क्या होगा बताइए, तो मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, समर्पण, साहस और धैर्य, धैर्य रखती है, साहस भी रखती है और उसको काम को खत्म भी करती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 7 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है, किस गुण से, ऑप्शन नंबर ए में है क्रोध और लालच, एकदम नहीं। स्नेह, करुणा और सृजन, यस। और ये ऑप्शन सी में है धन और वैभव, डी में है कठोरता और अनुशासन, नहीं, स्नेह, करुणा और सृजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेह, करुणा और सृजन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है नारी के स्वप्नों के लिए क्या आग्रह किया गया है, यानी कि नारी को जो सपना है उसके लिए क्या करना चाहिए कि उसको सपना को पूरा हम ना करने दें या उसको करने दें, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है उन्हें दबाने का, कि उसको हम लोग बोलें कि ना तुम अपना जो ये सपना है उसको पूरा न करो। बी में है उन्हें उड़ान देने का, यस। और सी में है उन्हें नज़रअंदाज करने का, तो बिल्कुल नहीं। उन्हें सीमित रखने का, एकदम नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा बी, उन्हें उड़ान देने का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है खंड ख में है निम्नलिखित प्रश्नों के सहित विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो सही है उसका हम लोग क्या करेंगे, आंसर बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछ रहा है सकर्मक क्रिया का
उदाहरण चुने या सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुने, यानी कि कौन सा जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है उसको जो है चुनना है हम लोग को। तो बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ और पक्षी उड़ रहा है, चंद्रमा चमक रही है। तो सकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है? अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पहले क्रिया को पढ़ लीजिए क्या होता है, और उसके बाद सकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है, तब ये जो आप लोग इस क्वेश्चन को जान पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे चलते हैं। इतना हम नहीं बताएंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होता है, अकर्मक क्रिया क्या होता है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या होता है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बीच जो है मुख्य अंतर जो है क्या होता है उसको बताना है। कर्ता में या क्रिया में या कर्म की आवश्यकता में या वाक्य की रचना में। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ 11 क्वेश्चन नंबर है ना, 11 में है सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? एक कर्ता, एक कर्म, एक वाक्य या एक काल। तो क्या होता है फटाफट बताइए। जिनको जो है आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी में टिक करते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं 11 में निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? किस वाक्य में जो है क्रियापद का उपयोग होता है, उपयोग हुआ है? तो क्रिया क्या होता है ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो जो आंसर है उसको हम फटाफट बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? तो बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़, बी में है हरे भरे पेड़, सी में है बड़ी मिठाई, डी में है नदी का किनारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, बच्चा दौड़ रहा है। ठीक है, करना, क्रिया मतलब होता है कोई भी काम को करना। तो बच्चा दौड़ रहा है यानी कि बच्चा जो है काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा ए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्र शब्द का जो है, पत्र मतलब क्या होता है? एक चिट्ठी होता है, और पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। अच्छा, यानी कि कौन अर्थ नहीं है उसको बताना है। पत्रिका, पत्रिका तो होगा, पत्ता भी हो सकता है, चिट्ठी भी हो सकता है, चिट्ठी भी है, पत्ता भी है और पत्रिका भी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब है 14 नंबर। 14 में मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख शब्द का जो है, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? तो मुख मतलब चेहरा होता है। तो ऑप्शन ए में है चेहरा, बी में है द्वार, सी में है सिर और डी में है कंठ। कंठ तो हो नहीं सकता, सिर भी नहीं होगा, द्वारा भी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? तो अव्यय आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको डिटेल में पढ़िए। अगर आप लोग को ये सब पढ़ना है ग्रामर तो हमको कमेंट कीजिए कि इसमें वीडियो बनाइए, तो हम वीडियो बना देंगे। चाहे क्रिया हो या ये सकर्मक क्रिया हो या कर्मक क्रिया हो, जो भी हो उसको हम पूरा डिटेल बताने का कोशिश करेंगे। अब ये जितने भी ग्रामर में ये क्वेश्चन है उसको हम संज्ञा, सर्वनाम, जो भी है विशेषण, सारा वीडियो हम बना देंगे। जिनको चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं। 15 में है अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? जो समय स्थान काल आदि में परिवर्तन करता है। बी में है जो वाक्य में कार्य करता है। सी में है जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता। डी में है जो वाक्य में संज्ञा के रूप में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, वो अव्यय का परिभाषा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वह जल्दी आया। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द जो है किस प्रकार का अव्यय है? तो कालवाचक अव्यय या स्थानवाचक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय या संबंधवाचक अव्यय। वह जो है जल्दी आया, कौन सा विशेषण हो कौन सा अव्यय होगा जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा बी। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मेरा 17, क्वेश्चन नंबर 17, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तो ये तत्पुरुष समास है या द्विगु समास है या कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है? ये भी जो है समास जो है बहुत बड़ा है, तो इसको हम नहीं बता सकते हैं।
तो इसका हम आंसर बता सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अब चलते हैं 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, बहुवीर्य समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बनाता है। ऑप्शन नंबर बी में है दोनों पदों का एक अर्थ का एक ही होता है, यानी यहाँ बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी में दोनों पदों का अर्थ एक ही होता है। या सी में बोल रहा है पहला पद दूसरे पद का विशेषण करता है। ऑप्शन नंबर डी में है समास का अर्थ दोनों पदों से अलग। तो जी इसका आंसर सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है 19, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है? तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा, इस वाक्य का प्रकार क्या है? तो इसको बताना है। ऑप्शन ए में है सरल वाक्य है, बी में है मिश्र वाक्य है, और सी में है संयुक्त वाक्य, और डी में है विशेषण वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब 20 देखते हैं। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या व्याख्यात्मक वाक्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है खंड ग में पढ़ेंगे। यहाँ दिया हुआ है गद्यांश, फिर से एक दिया हुआ है, इस गद्यांश को फिर से पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो गद्यांश को हम लोग पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद जो है और हम लोग 10 क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। बार बार सोचते हैं क्या होगा, यानी कि बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। चलिए तो जल्दी जल्दी हम लोग आंसर करते हैं। अब है 21, क्वेश्चन नंबर 21, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा, चश्मे की कमी, या सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में, या अपने जीवन के फैसलों के बारे में? सुभाष चंद्र बोस कस्बे, अच्छा ये जो है आप लोग का हिंदी बुक से ये लिया गया है। ठीक है, गद्यांश को। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर, गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष चंद्र की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? ए में है चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर बी में है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। सी में है चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था। डी में है लेखक ने चश्मा बनाने की योजना बनाई थी। तो इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। क्या कमी थी आप लोग याद कीजिए, पढ़े ना? हाँ याद कीजिए जल्दी। चलिए फिर छोटा सा यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको पढ़ेंगे, इतना बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आगे चलिए देखते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें है भगत का निर्णय क्या था? बताइए, पढ़े आप लोग बुक में। पतोहू को घर में ही, पतोहू मतलब समझते, पुतोहू जो हम लोग खोटा भाषा में बोलते हैं घर में, पतोहू को घर में ही रखने का, या पतोहू की दूसरी शादी कराने का, या पतोहू को घर से बाहर निकालने का, पतोहू को छोड़ देने का? तो ऑप्शन नंबर बी, पतोहू की दूसरी शादी कराने का निर्णय लिए थे। ठीक है, भगत से कहानी में पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, हमको याद है थोड़ा बहुत। चलिए, अरे रुके थोड़ा सा तो हट नहीं रहा, कैसे हटेगा? जूम कैसे हो गया, वेट कीजिए। चलिए तो आगे वाला क्वेश्चन, अरे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा?
तो मैं घर से नहीं जाऊंगी, या बी में है मैं दूसरी शादी करूंगी, इसी में मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, डी में मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ नहीं। वो क्या कही बोली थी कि मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी। तो ऑप्शन नंबर राइट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन नंबर। तो 25 में क्या है, गर्भन के अर्भक दलन में अर्भक का क्या अर्थ है। ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। तो गंधक या अभ्रक या बच्चा या शत्रु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी बच्चा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 26 हाँ 26 नहीं पढ़े। इसमें है महीप कुमार किसे कहा गया है, महादेव, शिव या राम या लक्ष्मण या परशुराम को। किसको कहा गया है, लक्ष्मण को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब 27 विपुल बार मही देवन दिन्ही में महिदेव किसका संदर्भ है। तो किसका संदर्भ है बताइए, महादेव, शिव या महात्मा गांधी या कोई युद्ध देवता या कोई राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए महादेव शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, परशु बिलोकु महिप कुमारा में परशु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, एक युद्ध अस्त्र या किसी शक्तिशाली देवता का नाम या राजा की तलवार या किसी खास प्रकार का धनुष। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक युद्ध अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 गंतोक का क्या अर्थ है। गंतोक का जो है क्या अर्थ है, घाटी या जंगल या पत्थर या पहाड़। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा पहाड़, ऑप्शन नंबर डी। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी, महात्मा गांधी या दलाई लामा या महात्मा बुद्ध या महावीर की, किसकी थी बोलिए जल्दी, दलाई लामा, किसका, दलाई लामा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सही आंसर। चलिए अब इधर जो है मेरा लॉन्ग क्वेश्चन है खंड ख में, जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। देखते हैं, बस क्वेश्चन को देखते हैं, बाद में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसमें है युद्धों के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। उत्साह कविता में कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 24 में है गिरिजा कुमार माथुर अथवा यशपाल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। 35 में है नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था। 36 में है बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी। 37 में लखनवी अंदाज पाठ में लेखक के सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। 38 में है परिमल क्या है। उसके बाद इधर और है लघु उत्तरण क्वेश्चन है, ये सब वेरी क्वेश्चन है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन यही सबसे पूछता है, लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर आप लोग को चाहिए फुल वीडियो चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर शीट, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वीडियो आप लोग का बना देंगे। ठीक है, बाय, टाटा।